55 वर्षीय उर्मिला जी के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली, क्योंकि उन बेचारी का हाथ जो जल गया। दरअसल वह जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी। उनका हाथ तवे पर लगा और बहुत ज़्यादा जल गया। वह उस पर ठंडा आटा लगाकर फिर से काम में लग गई। तभी बाहर से अशोक जी की आवाज़ आती है। अरे भाग्यवान, बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे, अभी दवा भी खानी है। मुझे तुम जल्दी से खाना दे दो ताकि मैं दवा खा सकूं। वैसे ही आज तो तुम्हें मेरे कारण खाना बनाने में देर हो गई है। डॉक्टर के पास जो जाना था, भला और कौन है जो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। इस बुढ़ापे में मैं भी तुम्हें कहाँ आराम दे सका। अशोक जी मुँह ही मुँह में बड़बड़ाए थे। ससुर जी की बात सुनकर रीना कमरे से ही बोली, माँ जी अभी तक खाना तैयार नहीं किया गया, बहुत तेज़ भूख लग रही है, पहले मुझे ही खाना दे दो। और फिर बाहर आकर अपने ससुर की तरफ आंखें निकालकर बोली, इस बूढ़े ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। एक तो हर हफ्ते इनको डॉक्टर के पास भेजो इलाज के लिए, दूसरा समय से खाने के लिए भी दो। इस बूढ़े की वजह से मैं अपने मायके वालों को भी नहीं बुला पाती, पूरा समय बीमार ही पड़े रहते हैं। कितनी बार कहा कि इनको वृद्धाश्रम भेज दो, एक तो बीमार, ऊपर से इनके कारण से पूरे दिन बुढ़िया इसी की सेवा में लगी रहती है। ऊपर से कमरे में लेटे लेटे शोर अलग मचाता रहता है। मेरे मायके से 4 लोग आते जाते रहते हैं और देखते हैं कैसे फटीचर सास ससुर हैं। मैं तो एक जज की बेटी हूँ। मेरे मायके में सभी इतने पैसे वाले हैं और ससुराल में सास ससुर भिखारी जैसे मिले हैं। किचन में उर्मिला जी बहू की सारी बातें सुन रही थी। बहू की कड़वी बातें सुनकर उर्मिला जी की आंखों में आंसू आ गए। उर्मिला जी सोचने लगी कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, बहू को पलंग पर बिठाकर खाना खिलाती हूँ, अपने बूढ़े बीमार पति की सेवा करती हूँ, तो इसे क्या परेशानी है। घर के एक काम को हाथ नहीं लगाती, उस पर भी बहू हम दोनों पर इतना चिल्लाती है। ना इस घर में मेरा कोई मान सम्मान है, ना मेरे पति का। कहने को ये घर हमारा है, लेकिन बहू के आने के बाद अपना घर ही पराया हो गया। बात बात पर बहू मेरे पति का और मेरा अपमान करती है। भले ही मेरे पति बीमार हैं, तो क्या उनकी कोई इज्जत नहीं। पूरा दिन काम तो मैं खुद ही करती हूँ और बहू पलंग तोड़ती रहती है। अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता। आज जब बेटा आ जाएगा तो मैं उससे साफ साफ बात करूँगी। मैं सोचती हूँ इस घर का बंटवारा कर दूँ। अपने हिस्से का काम बहू खुद करेगी तो पता चल जाएगा। लेकिन दूसरे ही पल ख्याल आया कि बेटा ही कब मेरी सुनने वाला है। वह तो खुद भी पत्नी के पल्लू से बंधा है। जैसा वह कह देगी वही करेगा। बेकार है कुछ भी सोचना। इसीलिए उर्मिला जी एक निर्णय करती हैं। दूसरे दिन बहू रीना कमरे से जब बाहर निकलती है तो देखती ही रह जाती है। उसकी सास एक हाथ में बैग लिए और दूसरे हाथ से अपने पति को पकड़कर घर से बाहर जा रही हैं। यह देखकर रीना चौंक जाती है और कहती है, माँ जी ये सामान लेकर कहाँ चली। उर्मिला जी कहती हैं, बहू तुम कहती थी ना कि मेरे पति को वृद्धाश्रम भेज दो, इसीलिए मैं पति को वृद्धाश्रम ले जा रही हूँ। यह सुनकर रीना बहुत खुश हो जाती है। यह तो माँ जी तुमने बड़ा अच्छा फैसला लिया। चलो अच्छा है, जल्दी से इसे छोड़कर वापस आ जाना। इसी खुशी में आज का नाश्ता मैं बना लूँगी। दोपहर के खाने तक वापस आ जाना, क्योंकि खाना तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, मैं खाना नहीं बनाऊँगी। उर्मिला जी कहती हैं, बहू अब से खाना बनाने की आदत डाल लो, क्योंकि मैं वापस नहीं आऊँगी। अपने पति के साथ मैं भी हमेशा हमेशा के लिए वृद्धाश्रम जा रही हूँ और अपने पति के साथ वृद्धाश्रम में ही रहूँगी। रीना गुस्से से कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगी और तुम्हें इस घर से जाने की क्या ज़रूरत है। तुम इसी घर में रहो, तुम्हारे हाथ पैर तो सही सलामत हैं। अरे दिक्कत तो इस बूढ़े के हाथ पैर में है, उसको ही अकेले वृद्धाश्रम जाने दो। तुम चली गई तो घर के काम कौन करेगा। बहू की स्वार्थ भरी बातें सुनकर उर्मिला जी तेज़ आवाज़ में कहती हैं, तो अपने जज पिता से कहकर एक नौकरानी मंगा लो। बहू मैंने अपने पति का सुख में साथ दिया है तो अब दुख में भी साथ दूंगी। मैंने पूरी ज़िंदगी उनके साथ बिताई है, अब उनकी तकलीफ़ में उनके साथ नहीं छोड़ूंगी। जब मेरे पति बूढ़े वृद्ध आश्रम में रहेंगे तो मैं भी उनके साथ में ही रहूंगी, उनकी देखभाल करूंगी। उर्मिला जी की बात सुनकर रीना चिल्ला पड़ी। कहती है, मैं इतने बड़े घर की बेटी हूँ, मेरे डैडी जज हैं, अपने घर में मैंने कभी खाना नहीं बनाया। मेरे डैडी के घर में तो नौकर चाकर थे, वही खाना बनाते थे। अब तुम इस घर में खाना बनाती हो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। लेकिन उर्मिला जी फिर से वही बात कहती हैं, मैं वहीं रहूँगी जहाँ मेरे पति रहेंगे। भूखी रहूँ या प्यासी, सुख में रहूँ या दुख में, लेकिन अपने पति के साथ ही रहूँगी।
ये कहकर वह अपने पति का हाथ पकड़कर वृद्धाश्रम की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं और सोचने लगी कि मेरे दो दो बेटे हैं, दोनों बहुएं हैं, लेकिन एक भी बेटा बहू अपने बूढ़े बीमार माता पिता को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं। और उस दिन को याद करती हैं जिस दिन वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव से शहर लेकर आई थी। शादी के 5 साल बाद ही उनके पति अपने दोनों बच्चों और पत्नी को शहर में लेकर आ गए थे। एक किराए का कमरा लिया था। उर्मिला जी के पति अशोक जी मजदूरी करते थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे, अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उनकी तरह मजदूरी करके बड़े हों, बल्कि एक अच्छी नौकरी करें, बड़े ऑफिस में बैठें, एक अच्छी ज़िंदगी उनके लिए हो। इसीलिए हालात ना होते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से शिक्षा दिलाई। जबकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वह जो काम कर रहे होते हैं अपने बच्चों को भी उसी काम पर लगा देते हैं। खुद मेहनत मजदूरी करते हैं तो बच्चों से भी मजदूरी करवाते हैं। लेकिन उर्मिला जी के पति का सपना था कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, मेरी तरह मजदूरी ना करें, मेरे बेटे बड़े होकर अच्छी नौकरी करें। इसीलिए वह अपने बच्चों को गांव से शहर ले आए। शहर में वह अपनी साइकिल लेकर सुबह शाम काम पर निकल जाते, साथ ही अपने खाने का डब्बा भी साथ ले जाते। सुबह से लेकर रात तक मजदूरी का काम करते। जहाँ काम मिल जाता वहीं पर काम करने चले जाते। कभी कभी तो उन्हें शहर से दूर भी मजदूरी करने जाना पड़ता था। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि अशोक जी को काम ही नहीं मिलता था, खाने पीने की भी समस्या होती थी, पानी पीकर ही गुजारा कर लेते थे। फिर भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखा। उर्मिला जी भी अपने पति का हाथ बटाने के लिए आसपास के घरों में काम करने जाती थी, जिससे कुछ पैसे आ जाएं और उनके बच्चों की पढ़ाई के काम आएं। दोनों पति पत्नी ने खूब मेहनत मजदूरी की, किस्मत ने साथ दिया, दोनों बेटों की नौकरी लग गई। बड़ा बेटा अफसर बन गया। इतने बरस काम करते करते अशोक जी भी एक बढ़िया कारीगर बन गए थे और उनको बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लग गए। उनके हाथ के मजदूरी में बहुत सफाई थी, पैसे भी अच्छे मिलते थे। धीरे धीरे करके शहर में उन्होंने एक घर खरीद लिया। उनके पति ने अपने दोनों बेटों के लिए अलग अलग घर खरीद दिए थे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि अपनी सारी जमा पूंजी से घर खरीदकर बच्चों के नाम कर दिए थे। अपने नाम पर कुछ भी नहीं रखा था। सोचा था बाद में प्रॉपर्टी बच्चों को ही तो देनी है, तो अभी से ही घर खरीदकर बच्चों के नाम कर देते हैं, अपने नाम क्या करना। इसीलिए 2 घर बनवाकर एक एक घर दोनों बेटों के रहने के लिए दे दिया। एक भी घर अपने नाम पर नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो पूरा भरोसा था कि हमने ज़िंदगी भर मेहनत मजदूरी की है तो बच्चे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे। अब हमें अपने बुढ़ापे में चिंता करने की क्या आवश्यकता है। जब बड़े बेटे की शादी हुई थी तब वह अपने बड़े बेटे के साथ ही रहते थे, लेकिन जैसे ही बेटे की शादी हुई वह अपने छोटे बेटे के घर आकर रहने लगे, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा था कि बड़े बेटे के पास बहू आ गई है, अब वह अपनी गृहस्थी में लग गया है। छोटा बेटा अकेला है तो हमें उसको भी रिश्ता कर देना चाहिए। इसीलिए दोनों पति पत्नी अपने छोटे बेटे के पास आकर रहने लगे। जब तक छोटे बेटे की शादी नहीं होती है हम उसको अच्छे से बनाकर खिलाएंगे, उसका ध्यान रखेंगे। कुछ समय बाद छोटी बेटे की शादी एक बहुत बड़ी जज की बेटी से हो गई। उसके घर में बहुत सारे नौकर थे। बड़े घर की बेटी होने की वजह से रीना बहुत ही घमंडी थी। उसने अपने मायके के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड था। शादी के बाद जब ससुराल में आई तो कोई भी काम नहीं करती थी। उर्मिला जी के घर में सारे काम करती थी। उर्मिला जी घर के सारे काम करती थी। कभी कभार बहू से उम्मीद करती तो वह साफ मना कर देती थी कि वह तो जज की बेटी है। ससुराल में हमेशा अपने मायके के बखान करती, घर का कोई काम नहीं करती थी। खाना पीना साफ सफाई सब कुछ उर्मिला जी को ही करना पड़ता। बेटी की नौकरी करने के बाद भी अशोक जी ने अपनी मजदूरी का काम नहीं छोड़ा था। अगर उन्हें काम मिल जाता तो वह आज भी मजदूरी का काम करने के लिए पुराने दिनों की तरह साइकिल पर चले जाते और बड़ी ही तत्परता के साथ अपने काम को करते। उन्हें अपने मजदूरी के काम को करने में बिल्कुल भी शर्म या झिझक नहीं होती थी। भले ही उनके बेटे नौकरी करने लगे थे, लेकिन अपने काम से उन्हें कभी शर्म नहीं हुई। मेहनत मजदूरी करके ही तो उन्होंने अपने बेटों को इस लायक बनाया कि उनके दोनों बेटे बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन उस बड़े अधिकारी की बेटी रीना को तो ये पसंद ही नहीं था कि उसके ससुर साइकिल से खाने का डब्बा लटकाकर काम के लिए
मज़दूरों की तरह घर से निकले। उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। इसी वजह से रीना घर में बहुत लड़ाई झगड़ा भी करती थी कि अगर तुम्हें यही काम करना है तो इस घर से निकल जाओ, तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती हूँ, तुम्हारे कारण से हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। अरे मेरे मायके से कोई आएगा, तुम इस तरह से साइकिल पर डब्बा लटका कर जाते हुए देखेगा तो क्या सोचेगा कि कैसे भिखारी सास ससुर हैं। बहू की इस तरह की बातें सुनकर उर्मिला जी और अशोक जी बहुत ही उदास हो जाते थे, पर वह कभी बहू को जवाब नहीं देते थे कि बेकार में बात बढ़ेगी। वह अपने बड़े बेटे को फ़ोन करते कि बेटा हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, लेकिन बड़ा बेटा इतना सुनते ही बोला, अब मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं आप दोनों को इस घर में रख सकूं। और अपने माता पिता को अपने पास रखने से बड़ा बेटा साफ इनकार कर देता है। कभी कभी उर्मिला जी अपने पति से कहती हैं कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है तो तुम्हें काम पर जाने की क्या ज़रूरत है, छोड़ दो ये सारे काम, तुम्हारी बहू को भी पसंद नहीं है। इस बात को लेकर घर में कलेश रहती है। वह बहुत चिल्लाती है कि मेरी बेइज्जती करते हो, तुम दोनों काम वाली की तरह लगते हो। तो अशोक जी कहते हैं कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक काम करता रहूँगा, घर में बैठकर क्या करूँगा, मुझे तो काम करने की आदत है। दुख तो इस बात का है कि हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, हमारा एक भी बेटा ये नहीं कहता कि पिताजी अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत काम कर लिया है, तुम्हारे काम करने की उम्र चली गई है, आराम करो, हम दोनों काम कर रहे हैं, आप लोग बैठकर खाओ। माता पिता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि माता पिता से अब उन्हें चिढ़ होने लगी है। उनकी नाक कट जाती है अगर वह कहीं पर अपने माता पिता को लेकर जाते हैं या उनका परिचय कराते हैं। कैसी विडंबना है। जब तक अशोक जी काम करते रहे तब तक तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन अशोक जी की साइकिल पर खाने का डब्बा टांग कर काम के लिए जा रहे थे। दरअसल रेलवे में कुछ काम चल रहा था जहाँ पर उन्हें बहुत बड़ा काम मिला था, बहुत बड़ा ठेका था। जब वह उधर काम कर रहे थे तभी एक ट्रेन आई और चलती हुई ट्रेन से उनका एक हाथ और पैर टकरा गया, जिसकी वजह से वह बुरी तरह घायल हो गए और फिर चलने फिरने से भी असमर्थ हो गए। फिर तो बहू रीना और बेटा दोनों का ही व्यवहार बदल गया। अब तो वह ढंग से खाना भी खाने को नहीं देती थी, एक एक रोटी के लिए भी परेशानी लगी थी। कुछ महीने बाद पैसों की कमी हो गई थी, क्योंकि अब उर्मिला जी के पति काम नहीं कर पाते थे। जो पैसे थे वह इलाज में खर्च हो गए। अब बेटा बहू पैसे नहीं देते थे, हाथ पैर टूटने की वजह से वह काम नहीं कर पा रहे थे। उनके दोनों स्वार्थी अफसर बेटों ने उनका ढंग से इलाज नहीं करवाया। फिर उर्मिला जी सोचती कि पूरी ज़िंदगी मेरे पति ने मेहनत की, घर मेरे पति ने बनाया, बच्चों को मेरे पति ने पढ़ाया, लेकिन आज मेरे पति के द्वारा बनाए हुए घर में ही मेरे और मेरे पति के लिए जगह नहीं है। लेकिन फिर भी वह अपने बच्चों को दोष नहीं देती, अपने नसीब को ही कोसती कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। और इन्हीं सोचों में गुम दोनों पति पत्नी वृद्धाश्रम में पहुंच गए। वृद्धाश्रम में उर्मिला जी अपने पति का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, क्योंकि उनके पति अपने आप कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं थे। उनका एक हाथ और पैर काम नहीं करता था, इसीलिए उनको खाना खिलाना नहलाना सारा काम उर्मिला जी ही करती थी। इसी तरह से करते करते 2 महीने निकल गए थे, लेकिन इतने पर भी बहू बेटे को चैन नहीं आया। एक दिन वह वृद्धाश्रम आए। जब उर्मिला जी को पता चला तो उन्हें लगा कि बहू बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन ज़रा देर बाद ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। बेटे बहू दोनों उनके पास आए और आकर बोले, आप लोगों को इस शहर के वृद्धाश्रम में ही रहना चाहिए था, मैं नहीं रहना चाहिए था। यहाँ आसपास हमारे 4 रिश्तेदार रहते हैं। जल्दी से आप दोनों ऐसा कीजिए कि इस वृद्धाश्रम को छोड़कर किसी दूसरे शहर के वृद्धाश्रम में चले जाइए। इस शहर में बहुत सारे जानने पहचानने वाले रहते हैं जो आप दोनों को जानते हैं। आप दोनों कभी कभार उन्हें दिख जाते हो तो हमारी बड़ी बेइज्जती होती है। आप दोनों तुरंत ही इस वृद्धाश्रम को छोड़कर कहीं दूर दूसरे शहर के वृद्धाश्रम में चले जाओ। तभी बहू थोड़ा अकड़ कर बोली, मेरे पिताजी इस वृद्धाश्रम को हर महीने 5,000 रुपये दान देते हैं। जब वे पैसे देने के लिए आते हैं तो तुम लोगों की जब शक्ल देखते हैं तो उन्हें बहुत शर्म आती है। वह किसी को भी ये नहीं बता पाए कि तुम हमारे कौन हो, क्योंकि तुम्हारा फटीचर हाल देखकर वह शर्मिंदा हो जाते हैं। इसीलिए तुम लोग इस वृद्धाश्रम को छोड़कर कहीं और चले जाओ।
अपनी बात कहकर वह दोनों बेटा बहू तो वहाँ से चले गए और उर्मिला जी अपने पति अशोक जी का मुंह ताक रही थी कि न जाने इस समय उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। बहू तो बहू, पर बेटे ने भी अपने माता पिता से ये तक नहीं पूछा कि माँ तुम कैसी हो, पिताजी कैसे हो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अरे बहुएं तो दूसरे घर से आई हैं, पर बेटों ने तो अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था कि किस तरह से उन्होंने मेहनत मजदूरी करके दोनों को पढ़ाया। आज उनकी बदौलत इतने बड़े अफसर बने हैं। माता पिता सोचते हैं कि बुढ़ापे में हाथ पैर थक जाएंगे तो बच्चे उनकी सेवा करेंगे, रोटी देंगे। बुढ़ापे पर माता पिता का चलना फिरना ना हो तो हम उनकी सहायता कर देंगे। मैं तो कहती हूँ जो गलती अशोक जी ने की है वह गलती कोई ना करे। अपने जीते जी जो भी आपके पास संपत्ति है, चाहे आपके पास टूटी फूटी झोपड़ी ही क्यों ना हो, अपने ही नाम रखें। चाहे तो आप उसकी वसीयत कर दें कि मेरे मरने के बाद ही तुम्हें मिलेगी, पर जीते जी अपनी संपत्ति अपने बच्चों को कतई ना दें, जिससे उस संपत्ति के लालच में भले ही वह आपकी सेवा ना करें, वह कम से कम आपके पास तो रहेंगे। और आज के रिश्ते स्वार्थपूर्ण हैं, तो बेहतर है कि सेवा करने के लिए बच्चों को इस तरह के स्वार्थ देना कोई गलत बात नहीं है। ज़रा सोचिए उन माता पिता पर क्या गुजरती होगी जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी संतान को किसी काबिल बनाने में लगा दिया। और हैरानी इस बात पर भी होती है कि जो जज साहब हैं उन्होंने कौन से संस्कार दिए होंगे अपनी बेटी को। और फिर बच्चे ये क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन इसी दौर से उनको भी गुजरना है, और हो सकता है ईश्वर न करे उनके भी बच्चे उनके साथ वही व्यवहार करें जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया है। उनकी ज़िंदगी उसी चौराहे पर आकर खड़ी हो जाए। हर बेटे को ये ज़रूर सोचना चाहिए माता पिता से बड़ी शक्ति उनके लिए कुछ भी नहीं है। और जिस समय माता पिता को संतान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह उन्हें अकेला अपने असहाय छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम में रहते हुए उर्मिला जी अपने पति की बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रही थी। उनकी सेवा से और वृद्धाश्रम के सहयोग से अशोक जी कुछ ही दिनों में चलने फिरने लगे थे और 5 महीने में वह खुद के सारे काम करने लगते हैं। एक दिन वृद्धाश्रम के पास एक नई बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। बिल्डिंग में काम तो चल रहा था, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण से तोड़फोड़ करनी पड़ रही थी। उस बिल्डिंग का ठेकेदार ये नहीं चाहता था, लेकिन दूसरा कोई उपाय भी नहीं था कि बिना तोड़े वह बिल्डिंग सही की जा सके। इसमें पैसे का भी भारी नुकसान हो रहा था। अशोक जी ने जब पास जाकर देखा तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देखने के बाद वहाँ काम करने वाले लोगों को सलाह देने लगे तो ठेकेदार उनके पास आया। अशोक जी ने अपने तजुर्बे के हिसाब से उसको एक सलाह दी। जब उनकी सलाह सभी लोग मानते हैं तो बिगड़ा हुआ काम बन जाता है और बिल्डिंग की तोड़फोड़ भी नहीं करनी पड़ती, जिसे देखकर बिल्डिंग का मालिक और ठेकेदार आश्चर्यचकित रह जाते हैं और अशोक जी को धन्यवाद देते हैं। तो अशोक जी कहते हैं उनका तो पूरी ज़िंदगी इसी काम में गुजरी है। अब हाथ पैरों के कारण वह भारी ही काम नहीं कर सकते, लेकिन अनुभव बहुत ज़्यादा है। ठेकेदार अशोक जी से कहता है, मैं आपको इस बिल्डिंग का ठेका देता हूँ, आप बस बैठे बैठे देखते रहना कहाँ से क्या करना है, इसका मैं आपको अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। अशोक जी खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गए। एक तो उनकी पसंद का काम मिल रहा था, ऊपर से पैसे भी मिलेंगे, और उन्हें इस समय पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ इसी तरह से पूरा साल वृद्धाश्रम में गुजर गया। एक दिन अशोक जी अपनी पत्नी से कहने लगे कि मेरे बेटों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आखिर हमारी ज़िंदगी भर की मेहनत का हमें क्या फल मिला। यह वृद्धाश्रम, हमने जो घर बनवाए थे वे तो हमारे पास नहीं हैं, बच्चे तो हमारे रहे ही नहीं। चलो बच्चों को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन मैंने कुछ सोचा है। और उर्मिला जी आश्चर्यचकित होकर अशोक जी के चेहरे की ओर देखते हुए पूछती हैं, ऐसा आपने क्या सोच लिया, ज़रा मुझे भी तो बताइए। कुछ नहीं भाग्यवान, पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए किया है, अब बुढ़ापे में कुछ अपने लिए करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, बस तुम देखती जाओ। वृद्धाश्रम आने के कुछ महीने पहले मैंने बच्चों को एक नोटिस भेजा है, बस तुम देखती जाओ आगे क्या होता है, क्योंकि अंतिम क्षण में मेरे बदले हुए निर्देश ने मेरा बुढ़ापा बदल दिया है। उर्मिला जी अशोक जी की बातें समझ नहीं पाती। महीने बाद उर्मिला जी के दोनों बेटे बहू वृद्धाश्रम में अपने माता पिता से मिलने के लिए आए। वृद्धाश्रम का एक व्यक्ति उर्मिला जी के पास जाकर कहता है
कि आपके बेटे बहू आप दोनों से मिलने आए हैं। उर्मिला जी आश्चर्यचकित होती हैं। अपने पति की ओर देखते हुए कहती हैं, पूरे 1 साल से ऊपर हो गया हमें यहाँ में रहते हुए, कभी भी हमारे बेटे हमसे मिलने के लिए नहीं आए, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो हमसे मिलने आ गए। माँ का दिल था पिघल गया, शायद हम दोनों से मिलने आए होंगे। अशोक जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं उर्मिला, हम दोनों से मिलने नहीं आए हैं, ज़रूर कोई स्वार्थ होगा तभी मिलने आए हैं। अपने कुर्ते को पहनते हुए अशोक जी कहते हैं, बहू बेटे जब अपने माता पिता को एकदम से स्वस्थ और खुशहाल देखते हैं तो कहते हैं, पिताजी आप दोनों इधर आराम से रह रहे थे तो हमें घर खाली करने का नोटिस क्यों भेजा, और इतनी आसानी से मैं वह घर खाली नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह घर तो आपने ही मेरे नाम किया था, तो वह घर मेरे नाम है। उस घर को तो तुम कभी खाली नहीं करवा सकते। और इधर तुम्हें किस चीज़ की कमी थी? अच्छा खासा खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, और मैंने अभी अभी सुना है कि तुम इधर आकर कुछ पैसे भी कमाने लगे हो, तो तुम्हें हमारा घर खाली करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। बेटे बहू के तेवर 7वें आसमान पर चढ़ रहे थे। अपने बेटे बहू की बात सुनकर अशोक जी को भी गुस्सा आ गया। फटकार लगाते हुए वह अपने बेटे से कहते हैं, खबरदार, जो तुमने मुझे घर गृहस्थी का सबक बताया। तो वह बेटे से कहने लगे, तूने मुझे ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत कैसे की, और जिस घर को तू अपना घर बता रहा है उस घर को मैंने तुम दोनों के नाम कभी किया ही नहीं था, वह शुरू से ही मेरे नाम पर था। हाँ, पहले मैं तुम दोनों के नाम करना चाहता था, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया था और वह घर मैंने अपने नाम करवा लिया था। अगर तू मेरे लिए भला नहीं सोच सकता तो अब मैं भी तेरे लिए भला नहीं सोच सकता। मैं तुम दोनों का पूरी ज़िंदगी भला करने का ठेका नहीं ले रखा है। ज़रा अपनी माँ के चेहरे की तरफ तो देख, उसे तो लगा था तुम दोनों उससे मिलने आए हो। माँ की ममता पिघल गई थी, सारी गलतियाँ माफ़ करने के लिए तैयार थी, लेकिन जब तुम्हारी ये बातें सुनी तो उसका चेहरा फिर से उतर गया। कैसी नालायक औलाद है हमारी। तुमने जो हम दोनों के साथ किया है ना, मैं सहन नहीं कर सकता। घर खाली करने का नोटिस मैंने तुम्हें महीने भर पहले भेजा था, महीना भर होने को है, तुमने अभी तक घर खाली नहीं किया। लगता है हम दोनों को ढूंढ रहे थे पूरे महीने से, क्योंकि बहू को तो उस शहर के वृद्धाश्रम में रहना भी हम दोनों का पसंद नहीं था। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने। अपने ससुर की बात सुनकर रीना कुछ बोल ना सकी। बहू बेटे के असली रूप को देखकर आज उर्मिला जी भी चुप नहीं रहती और बहू को फटकार लगाते हुए कहती हैं, बहू तुम लोगों के पास पैसों की क्या कमी, तुम्हारे पिताजी तो जज हैं, तुम दोनों अच्छा खासा कमाते हो, मेरे घर में रहकर क्या करोगी। मेरा घर मुझे वापस करो। जब मुझे वृद्धाश्रम में ही रहना है तो मैं अपने घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। वैसे भी तुमने पूरी ज़िंदगी अपने मायके के पैसों की धौंस मुझे दिखाई है, तो अपने मायके के पैसों से ही नया घर खरीद लेना। और मेरे पति ने घर खाली करने का नोटिस भेजकर बहुत अच्छा निर्णय लिया है और मैं इसीलिए उनके साथ हूँ। इतना कहकर उर्मिला जी अपने पति का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ चल देती हैं। आज अपनी सासू माँ के तेवर को देखकर बेटे बहू दोनों ही दंग रह गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपनी माँ का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। पीछे से दोनों बेटे हाथ जोड़कर दौड़ पड़ते हैं और कहते हैं, माँ ऐसा मत करो, हमारा बसा बसाया घर है, पूरी घर गृहस्थी इसमें रखी है, अगर हमें इस तरह से घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे पास अभी इतना बजट भी नहीं है कि अपने पसंद का घर ले सकें। बहू ये सब मुझे नहीं पता, वह तो तुम्हारी समस्या है, तुम जानो। जब तुम लोगों ने हमारी समस्या नहीं समझी तो अब हम भी तुम्हारी समस्या को नहीं समझेंगे, और दोबारा मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत करना। निकल जाओ इस वृद्धाश्रम से, हम 4 दिन बाद आएंगे। पूरे घर को मैनेजर के हिसाब से दोनों घरों को वृद्धाश्रम बनाएंगे। सारी व्यवस्था अपने दोनों घरों में आकर करूँगी, उससे पहले तुम लोग घर खाली कर देना, वरना तुम्हें तो पता है नोटिस मिलने के बाद भी तुम महीने भर तक घर खाली नहीं किया तो पुलिस सामान को घर से बाहर भी फेंक सकती है। इसीलिए चुपचाप से तुम दोनों हमारा घर खाली कर देना। रीना, तुम्हें अपने ससुर जी को वृद्धाश्रम में भेजने का बहुत शौक था ना। अब जिस घर में तुम रहती हो इस घर को मैं वृद्धाश्रम बना लूँगी, अपने साथ साथ और भी बुज़ुर्गों को रखूँगी। बेटे बहू जिस घर में रहते हैं वह उस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह शहर के बीचों बीच बना हुआ है और उन घरों की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वह माँ से फिर से मिन्नतें करते हैं। रीना भी कहती है, माँ जी
आप चाहे तो उस घर में पिताजी को वापस लेकर आ जाइए। हमने छत पर एक कमरा भी बनवा दिया है, आप लोग आराम से उसमें रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों बहू, हम छत पर क्यों रहेंगे? पूरा पूरा घर मेरा है, तो हम तो नीचे ही रहेंगे। अगर तुम्हें रहना है तो छत वाले कमरे में रहो। अरे नहीं, छत वाले कमरे में रहने की भी तुम्हें ज़रूरत क्या है? तुम्हारे मायके में तो खूब सारा पैसा है। हमेशा अपने मायके के पैसों का घमंड मुझे दिखाया है। और तुम्हारे पिताजी तो जज हैं, तो अपने जज पिताजी से पैसे लेकर घर बनवा लो। माँ जी, अब मेरे मायके में भी भाइयों की शादी हो गई है, 2-2 भाभियाँ आ गई हैं। पिताजी एक भी पैसा नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप तो हमारे सास ससुर हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है अपनी संपत्ति बच्चों को देना। अब उर्मिला जी की सहनशक्ति जवाब दे रही थी। वह नाराज़ होते हुए कहती हैं, तुम लोग जाते हो कि बुलाऊं पुलिस को? मुझे मेरे फ़र्ज़ याद मत दिलाओ। तुम लोगों ने तो अपना एक फ़र्ज़ तक नहीं निभाया और मुझे ज्ञान देने के लिए आ गए हो। और कुछ ही दिनों में उर्मिला जी, अशोक जी अपने दोनों बेटों से घर को खाली करवा लेते हैं और आराम से वृद्धाश्रम बनवाकर एक घर में रहते हैं और दूसरे घर को एग्रीमेंट कराकर किराए पर दे देते हैं, जिससे उनकी रोज़ की आवश्यकताओं का खर्च आसानी से पूरा हो जाता था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।